तो अपने वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग ये देखते हैं कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या था नहीं था। ठीक है, अब इसके बारे में सबसे पहले ये कौन बोलते थे, ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी बोल रहे थे दादा भाई नौरोजी। इसके बारे में सबसे पहले ये बताया कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है क्या। ये थ्योरी इन्हीं के द्वारा प्रपोज किया गया था। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन ये है क्या आखिर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो दादा भाई नौरोजी क्या थे वो मतलब ये देखे कि यहाँ पे कांस्टेंट फ्लो जो इंडिया का जो वेल्थ होता है वो ना कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, इंडिया से बाहर जा रहा है। ठीक है, और वो किसको बेनिफिट दे रहा है, ये इंग्लैंड को बेनिफिट दे रहा है। और इंडिया का इसमें क्या हो रहा है कि नुकसान हो रहा है और इंग्लैंड का जो है वो बेनिफिट हो रहा है। इंडिया का जो वेल्थ है वो इनडायरेक्टली क्या हुआ, इंग्लैंड को हेल्प कर रहा है ग्रो करने में। तो चलिए इसमें इंडिया का क्या फ़ायदा आ रहा है और इन रिटर्न जो इंडिया को जो है ना उस हिसाब से बेनिफिट नहीं हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि जैसे इससे कॉमर्शियल और जो फिजिकल प्रॉफिट हो रहा है वो सिर्फ इंग्लैंड को हो रहा है। तो एक तरीके से ये क्या है मतलब कि समझा जाए, जैसे इंडिया क्या हो गया, इंडिया से ये रॉ मटेरियल उठाई, रॉ मटेरियल हब के तरफ एक क्रिएट किया गया, क्योंकि इंडिया का लैंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल था और अधिकतर वो उस समय का जो इंडस्ट्री था वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही उस समय मेजरली रूल कर रहा था। तो अब क्या होता है कि इसके लिए रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होता है और इंडिया का जो है बेस्ट फर्टाइल लैंड इंडिया के पास है, अभी भी है। तो अब ये इस यहाँ से क्या होता है, इंडिया का जो रॉ मटेरियल हब के तरह इस्तेमाल करता था और वो इंग्लैंड के फैक्ट्री को बेनिफिट देता था। अब इंग्लैंड को सस्ता में रॉ मटेरियल मिल जाता था और वो क्या करती थी, फिनिश प्रोडक्ट बनाती थी, बनाते थे, जिसके चलते और ये फिनिश प्रोडक्ट क्या करता है, ये वापस इंडिया या और भी डिफरेंट कंट्री पे को भेजती है और जिससे चलते क्या वो हाईली बेनिफिट इससे वो अपना जनरेट करते हैं। जिससे चलते क्या होता है कि इंग्लैंड को क्या हो गया, एक तो सस्ता में रॉ मटेरियल मिल गया और यहाँ से फिनिश प्रोडक्ट जो है पहले से जो इससे बेनिफिट मिलती थी उससे अब ज़्यादा बेनिफिट इससे मिल रही है अभी। तो इससे क्या हो गया, इससे इधर से भी एक बेनिफिट हो गया, दूसरा बेनिफिट ये फिनिश प्रोडक्ट से भी होगा कि पहले जो फिनिश प्रोडक्ट 10 रुपये में बिकता था और सपोज कि उससे 2 रुपये बेनिफिट होता था, क्योंकि अब रॉ मटेरियल सस्ता हो गया तो अब ये 2 रुपये की जगह पे इसको 5 रुपये बेनिफिट होता होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बताया। तो इससे क्या हो रहा कि और इंडिया में जो ये जितना भी ये इंडस्ट्री था, लोकल इंडस्ट्री था या जो विलेज इंडस्ट्री था, वो सारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट ये सब जो है आने के कारण, इंग्लैंड के फिनिश्ड प्रोडक्ट आने के कारण वो सारा जो है कहीं ना कहीं ठप हो जाता है। तो जिसके चलते कि इंडिया जो है एक क्या होगा कि एक मतलब कि कंज्यूमर कंट्री जो है बन जाता है, कंजप्शन यहाँ पे जो है फिनिश प्रोडक्ट के रूप पे जो है इसका एक हब बना दिया जाता है कि यहाँ पे जो है इंग्लैंड से जो फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा और यहाँ से लोग जो है इसको यूज करेंगे डायरेक्टली। ठीक है, जो कि पहले नहीं था। तो इससे क्या हो रहा है कि इस प्रोसेस से क्या हो रहा है कि सिर्फ जो है इंग्लैंड को बेनिफिट हो रहा है और इंडिया को जो है नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में सबसे पहले बोलने वाले कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और ये अपने मतलब कि एक थ्योरी कंपोज करते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, उसमें इस सारी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। उसमें हर एक चीज़ आर्टिकल के बारे में, कौन सा आर्टिकल कितना मात्रा में जा रहा है, कितना अमाउंट में उसका बेनिफिट हो रहा नहीं हो रहा, डिटेल में दिया गया। ठीक है, बस हम लोग को इसमें ये जानना है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है, ऊपर से बता दिए, और इसको कौन प्रपोज किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये क्या है, फर्स्ट टाइम इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये इस तरीके से इसको ये बोल रहा है कि ये जो है इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया करके इसका जो है इसमें ये थोड़ी के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इसके बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश डेप्ट टू इंडिया और जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के बारे में इसमें जिक्र करते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में जिक्र करते हैं। ठीक, ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही होगा। इस बुक का भी नाम याद रखना पड़ेगा कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसमें ये जो वाला थ्योरी का जिक्र होता है ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे होता है कि ये इसको डिस्क्राइब किया गया एविल ऑफ ऑल एविल्स इन 1901। ठीक है, इसको इस तरीके से डिस्क्राइब किया है, तो ये भी इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे आके यहाँ पे यही दादा भाई नौरोजी का ये फ़ोटो है। फिर इसमें आता है कि क्या आ रहा है, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, होम चार्ज विज इंटरेस्ट ऑन इंडियन पब्लिक डेट एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड इन रेलवे, कॉस्ट ऑफ मिलिट्री एंड अदर इक्विपमेंट गिवन टू इंडिया, सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज गिवन इन इंग्लैंड बिकॉज ऑफ इंडिया
और एक्सपेंसिव सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया, मतलब वो इस बता रहे हैं कि क्या क्या इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बताया कि क्या क्या है नहीं है। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी प्रोक्योर करती थी, जो उसका खर्च होता था वहाँ पे ब्रिटिश इंग्लैंड में, वहाँ पे जो भी खर्च होता था और जो ये सब कहाँ से लेता था, जो इंडिया के जो इंडियन के पब्लिक से जो है उसके डेट से, ये इंटरेस्ट से ये उसको उठा, मतलब ये सारा चीज़ को भरपाई करती थी। जो यहाँ पे रेलवे में इन्वेस्ट किया था तो इससे जो बेनिफिट हुआ, या जो मिलिट्री का जो कॉस्ट होता था, जो यहाँ पे जो रेलवे में इन्वेस्ट हुआ था, जो थाने में जो रेलवे पहले 1853 में जो बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के अंदर में, उसका भी जो कॉस्ट बियर कौन किया, उसका भी कॉस्ट बियर इंडिया ही किया। ठीक है, जो यहाँ अभी इंडिया का जो ये जो इंडिया जो मिलिट्री में जो खर्च हो रहा था वो भी कॉस्ट बियर कौन कर रहा है, वो इंडिया ही कर रही है। ठीक है, और वो उस मिलिट्री का इस्तेमाल क्या हो रहा है कि ब्रिटिशर सब अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है कि किस तरीके से प्रिंसली स्टेट को सब्जुगेट किया जाए, किस तरीके से हम अपना कॉलोनी को एक्सपेंड करें। तो वो सारा खर्च इंडिया ही बेयर कर रहा है, मतलब जितना भी सारा खर्च है वो सारा इंडिया बेयर कर रही है। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया का जो भी है कि पैसा से फ़ायदा किसको हो रहा है, इंग्लैंड मजबूत हो रहा है। ठीक है, यहाँ इवन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इंग्लैंड में है, 1919 तक में इसका जो भी पैसा का खर्च होता, जो भी एक्सपेंसेस अलायंस मिलता था, वो सब इंडिया के पैसे से होता था। तो इससे पता चलता है कि क्या किस तरीके से जो है इंडिया जो है का जो वेल्थ है वो इंग्लैंड को बेनिफिट कर रहा है। ठीक है, अब अदर यहाँ पे है कि महादेव गोविंद रानाडे हो गए, या आरती दत्त हो गए, या रमेश चंद्र दत्त, ये सब भी जो है ना इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से जो है इंडियन इकोनॉमी को इंग्लैंड जो है अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की। इवन जो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि आरती दत्त जो है एक बुक अपने आर्टिकल में इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी इसका जिक्र करते हैं कि किस तरीके से जो है इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया गया बाय द इंग्लैंड। ठीक है, अब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी जो है वो जो ऑफिशियली इसको रिकॉग्नाइज जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस 1896 में जो कांग्रेस सेशन होता है उस समय इसको रिकॉग्निशन मिलता है कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में जो भी बात किया गया है ये जो है पूरी तरीके से सही है। तो इस तरीके का इसको ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा कि आरती दत्त जो है इकोनॉमिस्ट थे और ये जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर्टिकल में इन्हीं के द्वारा इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब आता है इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में इफेक्ट क्या हुआ कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होगा डिक्लाइन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, जैसे कि पहले ही हम बताए कौन कौन सा फैक्टर के चलते इंडियन इकोनॉमी जो है वीक हुआ। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हुआ। अब यहाँ पे जो है कि वही सब प्रोडक्ट इस्तेमाल ग्रो करने लगा जिससे कि ब्रिटेन के इंग्लैंड को फ़ायदा होता है। तो इससे क्या हुआ कि इन जो हमारे फार्मर थे उनका नुकसान होने लगा, और जो रूरल में जो कर्ज जो आपको जैसे ही इसके पहले वाले लेक्चर ये वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीके से जो है वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो वहाँ पे है रूरल में जो है जो कर्ज में फंसते गया और किस तरीके से वो पॉवर्टी में सब इन्वॉल्व हो गए। अब यहाँ पे है किस तरीके से जो है कैश क्रॉप का इंपॉर्टेंस बढ़ गया। अब सब कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे। कैश क्रॉप कौन सा क्रॉप होता है, कैश क्रॉप वो क्रॉप होता है जो जिससे कि हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इन टर्म ऑफ कैश रिटर्न में, कि उसको अगर हम मार्केट में बेचते हैं तो उसको हमको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे उस समय था कि ओपियम उगाने पे या इंडिगो उगाने पे उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता था उसको, तो ये उस समय के कैश क्रॉप में आता था। और आज के समय में कैश क्रॉप में कौन सा आता है, जैसे कि मेज हो गया, ये सब कैश क्रॉप है, या कॉटन हो गया, ये सब कैश क्रॉप हो गया। ठीक है, इसको अगर लगाने पे किसान को ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, और यहाँ जिसके चलते किसान है वो कैश क्रॉप लगाने के लिए मजबूर हो गए, और जो यहाँ पे जो फूड क्रॉप होता है जो कि सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होता है जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, तो वो सबका शॉर्टेज होने लगा क्योंकि अधिकतर जो है सभी कैश क्रॉप लगाने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें कि डॉलराइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कैसे हुआ। इंडियन इकोनॉमी को जो है अब जो है सब, क्योंकि अब यहाँ पे सबको रॉ मटेरियल चाहिए तो सब क्या हुआ कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे। तो सब अब जो इंडियन इकोनॉमी में क्या हुआ, अब सब डॉलर की तरफ शिफ्ट हो गए और वहाँ पे जाके कैश क्रॉप प्रोड्यूस करने लगे। अब यहाँ पे ये लगा इन्फ्लो ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन इंडिया, डिस्करेजमेंट ऑफ इंडियन कैपिटलिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश के जो कैपिटलिस्ट सब लोग थे वो यहाँ पे इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करने लगे और यहाँ से उसका अपना फ़ायदा, अपना बेनिफिट प्रोड्यूस करने लगे।
और लेकिन इस जैसे कि इंडियन जो कैपिटलिस्ट है, जो इंडियन बिजनेसमैन थे, उनको इससे नुकसान होने लगा, क्योंकि वो ब्रिटिश कैपिटल, उनके पास पैसा ज़्यादा था, यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करते थे और उनका जो नेटवर्किंग बहुत अच्छा था, एक दूसरे से हेल्प मिल जाता, जिससे चलते वो लोग का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू इंडियन कैपिटलिस्ट, जिससे चलते इंडियन कैपिटलिस्ट को इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। अब आते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए, इंटरव्यू के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें अब इमीडिएट कॉज है कि इसमें ये बहुत बार पूछ चुका है प्रीलिम्स में भी कि ये इमीडिएट कॉज में कौन सा है, इनफील्ड राइफल कार्ट्रिज के चलते ये होता है। ठीक है, जिसमें इसके मुंह से जो है कार्ट्रिजेज को हटाना पड़ता था और वो कार्ट्रिजेज बताता था कि वो जो है पिग और ये काव के फैट से बनाया गया है। तो जिससे चलते जो है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों के रिलीजियस को बिलीफ को जो है कहीं ना कहीं जो है नुकसान पहुंचता है, जिसके चलते ये वन ऑफ द रीजन बना था इमीडिएट कॉज में। तो ये हो जाता है कि ये सबसे पहले 1857 में कहाँ पे हुआ था, तो 1857 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे बैरकपुर में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि यहाँ पे जो है कि कार्ट्रिजेज को यूज करने के लिए जो ग्रीस कार्ट्रिजेज था इसको मना कर दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो अभी जैसे लगे काव और पिग के फ्लैश से बना हुआ है, तो यहाँ से बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम याद है। 1857 में हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, बैरकपुर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इमीडिएट कॉज में कौन, कार्ट्रिजेज राइफल। और सब ये कौन हुआ, मंगल पांडे जो है वो क्या हुआ था, अटैक कर दिया था। ठीक है, इंग्लिश मैन को, और लेकिन एक्चुअली वो गोली चलाए थे तो इंग्लिश मैन के ऊपर, लेकिन इंग्लिश मैन को लगा नहीं, उसके घोड़े को लग गया। ठीक है, वो इंग्लिश मैन को कुछ हुआ नहीं, लेकिन घोड़ा शायद मर गया था, लेकिन तब भी जो है मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। तो ये पहले मतलब रिवोल्यूशनरी थे जो कि फांसी दिया गया एक तरीके से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट और फिगर है। ठीक है, मंगल पांडे। ठीक है, ये हो गया। और दूसरा कि बहुत सारा कॉज होता है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस कॉज। तो अब ये सब जो है मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसको एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, मुझे इसे कवर भी करना है और आगे भी और भी सारे टॉपिक है उसको भी पढ़ाना भी है। अब जैसे मेन रीजन हो गया, अब इसमें क्या है कि डिस्गस्टिंग पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, अब ये पॉलिसीज़ के बारे में हम जब पढ़ेंगे कि इसका रेवेन्यू पॉलिसी क्या था डिटेल में, और सब जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन हो गया, तो वो सब के बारे में हम और भी पढ़ेंगे बाद में जब मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ इवेंट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कब हुआ था, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, यूपी के में मेरठ से ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। कब हुआ था, ठीक है, 10 मई। ठीक है, 10 मई स्टार्टेड ऑन 10 मई, ये 10 मई 1857, ये याद रखना पड़ेगा। 10 मई 1857 कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 मई 1857 को क्या हुआ था कि रेबल्स जो है वो मतलब कि दिल्ली में इकट्ठा हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 10 मई को हुआ और सब जो भी रेबेलियन सब थे जो कि मना कर दिए थे कार्ट्रिजेज को निकालने से, तो वो सब मिल करके दिल्ली पहुँच गए थे। ठीक है, दिल्ली के उस समय जो एम्परर थे उसके पास पहुँच गए। तो यहाँ पे हो गया। फिर इसका सिंबल ऑफ ये जो फ्रीडम स्ट्रगल, ये बहुत बार पूछा चुका है, ये लोटस और ब्रेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये सब भी याद रखना है। ठीक है, जो मैं घेर रहा हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको तो याद रखना ही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे होता क्या है कि लोकेशन कहाँ कहाँ, जैसे ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, क्योंकि ये मैच ऑफ द फॉलोइंग में अब जैसा बीपीएससी पैटर्न कर रहा है, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है, तो ये सब मतलब मैच द कॉलम में पूछा जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाय हार्ट इसको याद रखना। जैसे बरेली में कौन थे, खान बहादुर, तो इसको कैसे याद रखेंगे। अब जैसे कि बरेली, इसमें बरेली में क्या होता है, तो इसमें रेल का साउंड आता है, बरेली रेल, तो रेल है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जो खान से क्या होता है, जैसे खान से हम लोग अभी कोयला निकालते हैं या कोई भी मिनरल्स निकालते हैं, तो एक रेल का पटरी वहाँ पे बिछा जाता है, तो उस तरीके ट्रिक से याद कर सकते हैं, बरेली खान बहादुर। ऐसे भी जैसे फिर बरेली हो गया और बी से बहादुर हो गया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब तो झांसी के तो ये तो फेमस है कि झांसी जो है रानी लक्ष्मीबाई हुई थी, तो ये बहुत फेमस है। लखनऊ से है, लखनऊ में तो यहाँ बेगम हजरत महल, ये भी बहुत नॉर्मल है याद करने के लिए। लखनऊ में कहा ही जाता है कि नवाबों का शहर होता है, तो वो नवाब की तो बेगम तो होगी, तो उसी तरह बेगम हजरत महल हो गया। अब कानपुर में है, तो कानपुर में नाना साहेब है। अब इसको कैसे याद करेंगे, जैसे कानपुर में होता कान, तो इसमें कान में आता है, और नाना साहेब में हो गया एक तरह से नाक का साउंड आ रहा है या नान का साउंड आ रहा था, कान नान, तो इस एक तरीके से ये सिमिलर साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, तो उस तरीके से याद करते हैं नाना साहब। तो नाना साहब का एक और नाम था नाना धोंदो पंत, ये भी पूछा जा चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वाले कॉलम में हर एक चीज़ पूछा जा चुका है, एक एक चीज़ याद रहना चाहिए। जगदीशपुर में तो हमारा बिहार का ही है, तो ये तो सबको ऐसे भी याद है, कुंवर सिंह जगदीशपुर। ठीक है, आसाम से है दीवान मनीराम दत्त। ठीक है,
हालांकि अभी तक पूछा नहीं है, लेकिन इसको याद रखिएगा। असम पीसेस में तो बहुत बार पूछा जा चुका है, लेकिन इसको अभी हो सकता है कि मैं जो कॉलेज में पूछा जाएगा। तो असम से है दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। जो अधिकतर दत्त है तो अधिकतर वेस्ट बंगाल ये सब में रहता है, तो यहाँ पे है कि दत्त यहाँ पे असम से बिलोंग करता है, ठीक है। तो फैजाबाद में है, तो फैजाबाद में है मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो इसको ऐसे याद करते हैं कि फैजाबाद थोड़ा सा पता चल रहा है कि इस्लामिक नाम लग रहा है, तो थोड़ा सा इस्लामिक नाम है तो उसमें मौलवी तो होता ही है, तो ये एक तरीके से याद कर सकते हैं मौलवी। और अहमद तो बहुत कॉमन नाम है अहमदुल्ला, ठीक है। ये हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ही रखना है, ये इंपॉर्टेंट एकदम याद रखना ही रखना है। अब आते हैं कि ना कि इसमें कौन कौन कमेंट किया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि सर जेम्स आउटरैम जो है और जो डब्ल्यू टेलर, ये क्या बोले कि ये जो है 1857 का जो रिवोल्ट है वो हिंदू मुस्लिम का एक कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। हिंदू मुस्लिम मिल करके एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया गया है, तब जाके 1857 का रिवोल्ट बना। क्योंकि कार्टरेज में जो काव और पिग का जो ये बात फैलाया गया था, ये एक्चुअली हिंदू और मुस्लिम का कॉन्स्पिरेसी क्रिएट किया गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। जॉन लॉरेंस स्टिल ओनली शोल्डर रिबेलियन, ये उतना पूछा नहीं गया है, तो हम इसको, मुझे नहीं लगता कि ये याद करना है, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं जॉन लॉरेंस का। लेकिन हाँ, ये सर जेम्स आउटरैम और डब्ल्यू टेलर का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। टी.आर. होम्स वार बिटवीन द बारबेरिज्म एंड सिविलाइजेशन, ये भी पूछा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये पूछेगा, तो इसको याद नहीं कर, बीपीएससी के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। वी.डी. सावरकर का तो बहुत फेमस है, ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कितना बार पूछा गया, और बहुत लोग मेंस के समय में ना इसी टॉपिक, अगर 1857 का टाइम पूछा जाता है तो इसी से, या तो इसी कोर्ट से या तो एंड करते हैं या तो इसी से स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं आंसर में। तो वी.डी. सावरकर हो गया। आर.सी. मजूमदार क्या है कि इसको क्या ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल वाज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर फ्रीडम स्ट्रगल, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट याद रहना चाहिए। तो ये हो गया, तो ये सारा चीज़ बता दिया आपको, ठीक है। एक एक जो पॉइंट बता रहे एकदम बाय हार्ट होना चाहिए, ये जो पॉइंट होना ही चाहिए, तभी आप मतलब कि सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब जो ऑथर है वी.डी. सावरकर, ये इंपॉर्टेंट है, ऑथर पूछता है। वी.डी. सावरकर को इसके ऊपर एक बुक लिखे थे, इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। तो सत्येंद्र नाथ सेन जो है 1857 करके ही ऐसा बुक ही लिखे थे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सर सैयद अहमद खान के लिखे अशबाए भगवते हिंद, ठीक है। हालांकि बीपीएससी इसको नहीं पूछी, लेकिन एक बार इसको देख सकते हैं कि इस सर सैयद अहमद खान जो है ये भी प्रोमिनेंट फिगर थे उस समय के लिए, ठीक है। तो ये है अशबाह भगवत ए हिंद, ठीक है, इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि भगवत ए हिंद करके ये जो है अहमद खान जो है, सर सैयद अहमद खान ये लिखे थे, ठीक है। यहाँ पे आर.सी. मजूमदार जो है ये इसको द सिपाही म्यूटिनी और रिबेलियन ऑफ 1857 ये भी लिखे थे, ये भी मतलब कि इम्पोर्टेंट है कि इसको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया द सिपाही म्यूटिनी, ठीक, ये रहना चाहिए। आर.सी. मजूमदार, सिपाही म्यूटिनी और रिबेलियन ऑफ 1857 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो सपोर्टर थे, जो इंग्लिश के सपोर्टर थे, जो रिबेलियन के सपोर्टर नहीं थे, रिबेलियन के अगेंस्ट में थे, ठीक है। अभी भी हम जानते हैं जो सिंधिया को जो मिनिस्ट्री मिला है, सिंधिया परिवार जो है, तो सिंधिया ऑफ ग्वालियर, ये पूरा उस समय ब्रिटिश के ये सपोर्ट किए थे। इसको लेकर के हालांकि डिबेट डिस्कशन में बहुत बार मतलब कि इसको लेके बोला जाता है कि ये सब जो है आज जो अधिकतर हम जो पॉलिटिक्स में देख रहे हैं, जो बहुत लोग जो है उस समय के जो प्रिंसली स्टेट के परिवार से बिलोंग करते हैं, उसमें एक सिंधिया भी थे, ठीक है। सिंधिया ऑफ ग्वालियर हो गया, होलकर ऑफ इंदौर हो गया, निजाम ऑफ हैदराबाद हो गया, किंग ऑफ जोधपुर हो गया, नवाब ऑफ भोपाल हो गया, सिख रूलर ऑफ पटियाला हो गया, नाभा हो गया, जिंद हो गया, महाराजा ऑफ कश्मीर हो गया। ये सब जो है ब्रिटिशर के सपोर्टर थे, ये हर एक चीज़ दिमाग में रखना पड़ेगा, ये भी पूछता है, ठीक है। अब हम लाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। पॉलिसी ऑफ विक्ट्री एनेक्सेशन टुवर्ड द इंडियन प्रिंसली वाज अबैंडन्ड। अब ये रिजल्ट क्या हुआ, जब इतना सारा जब रिविलियन हुआ तो लास्टली 1858 का एक्ट आया। तो 1858 में आने में फिर उसमें क्या क्या फीचर था, तो ये बोले कि जो पॉलिसी ऑफ ऐसा फिर एनालाइज किया गया, जो लोगों का फिर क्या क्या समस्या था जिसके चलते ये रिविलियन हुआ। तो अब उसमें ये आता है कि जो पॉलिसी ऑफ विक्ट्री और एनेक्सेशन जो था उसको जो है ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है, जो इंडियन प्रिंसली स्टेट के लिए लागू किया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी लागू किया था, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो उसको हटा दिया गया, तो ये है। और फिर गवर्नमेंट क्या क्या परमिशन दे दिया एडॉप्शन बाय किंग, ठीक है, गवर्नमेंट ग्रांटेड परमिशन ऑफ एडॉप्शन। मतलब अब जैसे हुआ क्या था ना कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये पॉलिसी था कि अगर कोई राज परिवार है, अगर उसका अपना खुद का
बेटा या बेटी नहीं होता है, बेटा नहीं होता है तो वो उसको रूल नहीं कर सकता है। तो इसके चलते अगर वो बेटा नहीं रहेगा, अगर वो गोद लिया बेटा हुआ रहेगा, तो फिर क्या होगा ना कि तो उसका जो प्रिंसली स्टेट है वो ब्रिटिश अंपायर ऑक्यूपाई कर लेगी। तो ऐसे इसमें से जैसे कि झांसी हो गया, नागपुर हो गया, सतारा हो गया, तो ये सब का क्या होता है कि आगे का वंश नहीं था, जिसके चलते क्या होता है कि वो अंपायर, ब्रिटिश अंपायर उसको ऑटोमेटिक ले रही थी। तो इसी को क्या किया, अब क्या किया है जो 1850 एक्ट में क्या किया है कि ठीक है, अगर जो तुम जिस इसमें बोला कि ना कि वो वाला डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट को ख़त्म करके बोले कि तुम अगर किसी को अडॉप्ट करते हो, अब हम उसको भी प्रिंसली स्टेट का उसका किंग हम उसको समझेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट भी ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पील कमीशन जो है का एक बैठाया गया। अब वो ये देखते कि आखिर कौन कौन जो आखिर ये रिबिलियन हुआ तो वो कौन कौन से बटालियन से थे, ये थे। अब फिर से इंडियन आर्मी का रिऑर्गेनाइजेशन हम करेंगे। हालांकि इसके बारे में पील कमीशन का रिपोर्ट भी हम लोग को पढ़ना होता है मेंस के पर्सपेक्टिव से, लेकिन अभी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो अभी बस खाली ये देखना कि पील कमीशन इसको बैठाया गया था। 1850 एक्ट से ये रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है, 18 कंपनी रूल खत्म हो जाता है और ये क्राउन रूल स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम डायरेक्टली अंडर द क्राउन, ये बताई थी, पहले भी बोल चुके थे, अभी भी बोल चुके, ठीक है। अब इंडिया का जितना भी सारा लैंड है वो ब्रिटिश क्राउन ऑक्यूपाई करती है। अब क्या हुआ कि अब एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश अंपायर जो इंडिया में है इसको बैन कर दिया गया। अब जो ब्रिटिश अंपायर जो है अब इंडिया में एक्सपेंशन नहीं करेगी, ठीक है। अब पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजियस, अब रिलीजियस में जो है मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये सारा इसका आउटकम था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब आप देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स में भी काम आएगा और मेंस में भी काम आएगा। अब आते हैं, ठीक है, अदर मास मूवमेंट में, ठीक है। अब इसमें आता है कि संथाल रेबिलियन, ये है पागलपंथी, ये सब। तो ठीक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करते हैं, ठीक है। चलिए।